नमस्कार बच्चों। संस्कृत में आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण 6 से लेके 10 तक सभी कक्षाओं में आपके जो परीक्षा है वो हर परीक्षा में ये आता है। आपको सेंटेंस दिया होता है, उसमें एक शब्द होता है जो अंडरलाइन होता है, उसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना होता है। तो उन प्रश्न निर्माण करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, हम कैसे प्रश्न निर्माण करेंगे और एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न निर्माण करते समय हमें क्या करना होता है? सबसे पहली जो चीज़ है हमें ये याद रखनी है कि जिस विभक्ति में उत्तर हो, मीन्स जो सेंटेंस दिया होता है, हमें आंसर दिया होता है जिसका हमें क्वेश्चन बनाना है, उसी विभक्ति में हमें प्रश्न भी बनाना पड़ता है। कि जिस विभक्ति में वो जो पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसका हमें प्रश्न करना है, तो उसी विभक्ति में हमें प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रश्न बनाते समय हमें पुरुष, लिंग और वचन का भी ध्यान रखना है। मीन्स वो जो शब्द है वो जिस लिंग, जिस पुरुष और वचन का होगा, हमें प्रश्न भी उसी पुरुष, लिंग और वचन का बनाना पड़ेगा। थर्ड है, इन दोनों का कंबाइंड ही है ये, कि जिस विभक्ति, लिंग और वचन का वो उत्तर वाला शब्द हो, उसके अनुसार हमें किम शब्द का विभक्ति, लिंग और वचन प्रयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए? हमें किम शब्द रूप जो है वो तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में याद होना चाहिए। उसके बाद ही हम क्या करेंगे? प्रश्न निर्माण कर पाएंगे। तो जिस विभक्ति, लिंग और वचन का वो उत्तर वाला शब्द होगा, उसी विभक्ति, लिंग और वचन का हम किम शब्द यूज करेंगे। इसके अलावा एक और चीज होती है कि ये नहीं है कि हमें किम शब्द याद कर लिया और हमारा प्रश्न निर्माण पूरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिए किम शब्द का प्रयोग नहीं होता है। मतलब अगर आपको सिर्फ किम शब्द तीनों लिंगों में याद भी है, तो कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने जिन पर वो किम शब्द सटीक नहीं बैठेगा, वहां पर हमें किम शब्द यूज नहीं करना है। तो उनकी जगह पर जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, और उनको हम कहते हैं प्रश्नवाचक अव्यय। मतलब जहाँ पे हमें किम शब्द यूज नहीं करना है, नहीं होगा, वहां पर हम प्रश्नवाचक अव्यय यूज करेंगे। और ये कहाँ पर यूज करेंगे, ये जब मैं आपको उदाहरण बताऊंगी तब ये चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी कि कहाँ पर जो है आपका किम शब्द रूप नहीं आएगा और प्रश्नवाचक अव्यय आएगा। अब ये कौन कौन से अव्यय हैं प्रश्नवाचक? इसमें आ गया एक किमर्थम, जिसका मतलब होता है कि किस लिए। इसमें एक उद्देश्य होता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, कि जैसे हम पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाने का हमारा उद्देश्य क्या है? पढ़ना। तो वहां पे जब उद्देश्य होता है वहां पे किम शब्द का यूज नहीं होगा, वहां हम किमर्थम यूज करेंगे। ये उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगी, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि किमर्थम का मतलब है किस लिए। उसके बाद है कथम। कथम का मतलब होता है कैसे या फिर क्यों। कुतः, कहाँ से। उसके बाद है कति, मतलब कितने। जहां भी संख्यावाची शब्द होगा, द्वादश, त्रयोदश, जो भी संख्या होगी, वहां पे हमें किम शब्द यूज नहीं करना है। वहां पे हमें ये प्रश्नवाचक अव्यय जो कति है उससे हमें प्रश्न बनाना है। उसके बाद है कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। कुत्र मतलब स्थानवाचक, जहां भी हमें किसी जगह का वो बोध हो, आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाते हो। ठीक है, जहां स्थान का, किसी जगह पे जा रहे होंगे ना, किसी जगह से ही आ रहे हैं, तो जहां हमें स्थान का बोध होता है वहां पर भी हम किम शब्द यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम ये अव्यय यूज करते हैं, कुत्र। इसके बाद है कीदृशः वर्ड है। 3 शब्द मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि हमारे 3 लिंग होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लिंग हमें कीदृश शब्द जो है वो यूज करना होता है, जिसका मीनिंग होता है कैसा। तो कीदृशः पुल्लिंग में, कीदृशी स्त्रीलिंग में और कीदृशम नपुंसकलिंग में। लिंग देखने के बाद हमें ये तीनों में से कोई एक वर्ड चूज करना है जहां पे कैसा आएगा वहां पे। अब ये आपको मैंने बता दिया हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन कौन से अव्यय हैं जो हम प्रश्न निर्माण के लिए यूज करते हैं। अब हम करते हैं कुछ उदाहरण, ताकि जो ये मैंने बोला वो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएं। हमारा जो फर्स्ट उदाहरण है जो मैंने लिया है वो आपकी बुक में से ही लिया है, रिद्धि संस्कृतम में से 7th की। तो प्रश्न मैंने उत्तर जो है वो इसका, जिसका हमें प्रश्न बनाना है,
वो उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है अष्टावक्रः मातरम अपृच्छत। अष्टावक्र ने मातरम माता को पूछा। अब मैंने क्या बताया कि आपको जब भी प्रश्न निर्माण करना है तो आपको विभक्ति, लिंग और वचन का पता होना चाहिए। मान लीजिए किसी को विभक्तियां नहीं आती हैं, नहीं पता चलता है, उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो 100% तो काम नहीं करती, बट हाँ 70 to 75% या 70 to 80% वो काम कर जाती है। वो ट्रिक मैं बता रही हूँ उनको जिनको विभक्ति का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। इस स्टेज पे आके 7th 8th में आके आपको या 9th 10th में आके आपको विभक्तियों का ज्ञान कारक चिन्हों के साथ होना ही चाहिए। मान लीजिए किसी वजह से आपको नहीं पता है, नहीं आप जान पा रहे हैं कि कौन सी विभक्ति है, तो एक उसके लिए क्या ट्रिक आपको यूज करना है। जो किम शब्द रूप है, जो पुल्लिंग है, किम शब्द रूप कह कऊ के, कम कऊ कान ऐसे चलते हैं ना किम के रूप, तो उसका जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो सिर्फ क शेष बच जाता है। किम को भूल जाना है, हमें सिर्फ क याद रखना है। जो स्त्रीलिंग होता है उसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो उसका का शेष बच जाता है, मात्रा होती है उसमें, ठीक है, का शेष बच जाता है। नपुंसकलिंग फिर से क ही आएगा क्योंकि पुल्लिंग के जैसे ही रूप चलते हैं उसके द्वितीय व्यक्ति के बाद। तो हमें क्या करना है कि अब ये दो जो हैं, जो कर्ता और क्रिया हैं, वो तो हमें एज इट इज लिख देने हैं, इसके साथ हमें छेड़ना ही नहीं है क्योंकि इस वर्ड के ऊपर हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो ये इसका हमें मूल शब्द निकालना है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूल शब्द इसमें क्या है। अब ये मूल शब्द मातरम जो है, मातरम में मूल शब्द मातृ है, ठीक है। तो ये मातर जो है ये द्वितीय विभक्ति में हुआ है ना, बट मूल शब्द मातृ है, तो ये मातर पूरा हम क्या कर देंगे, इसमें से मान लीजिए हमने निकाल दिया। अब मातृ जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो मैंने क्या बताया कि किम स्त्रीलिंग का क्या बचता है, का बचता है, तो इस मातर की जगह हम वो का रख देंगे, ठीक है। हम ये का रख देंगे, क्या बन गया, म तो रहना ही है क्योंकि हमने सिर्फ मूल शब्द निकाला है, ये नहीं निकालना है, तो काम। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, काम। इस सेंटेंस में आपका वो ट्रिक काम कर गया, वो आ गया 70 to 80% के बीच में, ये आपका ट्रिक काम कर गया। जिसको विभक्ति का पता नहीं है और जिसको पता है वो तो कर ही लेगा कि द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन काम होता है। ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है सह सुखेन तत्र वसति। सह वह, सुखेन सुख से, तत्र वहां, वसति रहता है, प्रेजेंट टेंस है। ये हम वैसे का वैसा लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर प्रश्न बनाना है, सुखेन के ऊपर। मैंने क्या कहा, ट्रिक यूज करना है आपको, ठीक है, करिए ट्रिक यूज। यहाँ पे सुख शब्द जो है वो मूल शब्द है, तो हमने सुख को निकाल दिया, ठीक है। मात्रा नहीं निकालनी है, मूल शब्द निकालना है। सुखे मूल शब्द नहीं है, यहाँ पे सुख मूल शब्द है, ठीक है। तो सुख को निकाला, मात्रा एज इट इज रहने दी। अब सुख है हमारा नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग में क्या क्या होता है, पुल्लिंग की तरह सिर्फ क शेष बचेगा। तो हमने क्या लिख लिया, क, और मात्रा तो थी ही वहां पे, मात्रा लगा दी और न। ये बन गया आपका प्रश्न। सुखेन केन, मातरम काम, सुखस्य कस्य स्य। देखिए सुखस्य, अगर यहाँ पे सुखस्य होता, सुख शब्द निकाल देते, स स्य आता, क के साथ कस्य हो जाता। यहाँ भी आपका ट्रिक काम कर गया, वो कि हमें विभक्तियों का ज्ञान मान लीजिए नहीं है, तो वो ट्रिक यूज किया हमने और यहाँ पे केन किया और ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उदाहरण की ओर, क्वेश्चन की ओर नहीं, उदाहरण की ओर। पिता पूर्ण दिनम कार्यालय भवति। अनुवाद जब भी करना है आपको, सॉरी, प्रश्न निर्माण जब भी करना है आपको, तब क्या करना है, सबसे पहले उसका हिंदी में अनुवाद करना है आंसर का। फिर क्वेश्चन भी आपको हिंदी में पूछना है पहले, उसके बाद शुरू करना है। ये आपको नियम बना लेना है, जब भी प्रश्न निर्माण शुरू हो उसका पहले आप हिंदी में अनुवाद कर लीजिए, फिर प्रश्न भी हिंदी में ही पूछिए। और मैंने आपको एक बात बताई कि किम शब्द रूप का क्या होता है, हम यूज करते हैं तीनों लिंगों में। किम का मतलब होता है क्या,
लेकिन जब हम प्रश्न करते हैं, जब हम किम शब्द को अगर मान लो विभक्ति चिन्हों के साथ यूज करें, तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि क्या ने, क्या को, क्या के द्वारा, क्या के लिए, ऐसे नहीं करते ना कभी भी। हम किम शब्द को हम कैसे पूछते हैं? किसने, किसको, किसके लिए, किसके द्वारा, किस पर, ऐसे होता है। तो किम जब प्रश्न निर्माण करें तो किम शब्द का अर्थ आप क्या नहीं, किस सोच लीजिए कि उस वर्ड का जो मीनिंग है वो किस आएगा। और जहां पे आपका वो शब्द प्रश्न पूछने में किस शब्द नहीं आ रहा है, वहां पे आपको किम शब्द रूप यूज नहीं करना है। तब आपको क्या करना है? अब ये जो आया हमारा सेंटेंस, ये जो उदाहरण आया, ये आया प्रश्नवाचक अव्यय यूज करने का। मैं बताती हूं कैसे। पिता पूर्ण दिनम कार्यालय भवति। पिता पूर्ण दिन, सारा दिन, कार्यालय सप्तमी विभक्ति है, कार्यालय में होते हैं। अब संस्कृत भूल जाइए, हिंदी में हमने पूछा पिता सारा दिन कार्यालय में होते हैं। सॉरी, आंसर दिया पिता सारा दिन कार्यालय में होते हैं। हिंदी में हम प्रश्न क्या करेंगे? पिता सारा, जब कार्यालय, जब जगह के बारे में हम पूछते हैं तो हम ऐसे थोड़ी पूछते हैं किस से आ रहे हो आप, किस में आ रहे हो। हम क्या पूछते हैं? आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो अगर ये आंसर है कि पिता सारा दिन कार्यालय में होते हैं, सप्तमी व्यक्ति है, तो हम यहाँ पे सप्तमी व्यक्ति तो अगर कस्मिन यूज होना चाहिए तो हम, लेकिन जब हम कस्मिन यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा? पिता सारा दिन किस में होते हैं। हम ऐसे कभी नहीं पूछते ना हिंदी में कि तुम्हारे पिता सारा दिन किस में होते हैं, किस में तो नहीं होते। हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे पिता सारा दिन कहाँ होते हैं, तुम सारा दिन कहाँ होते हो, तुम रोज कहाँ जाते हो। तो जो आपका अगर मान लीजिए प्रश्न हिंदी में पूछने से मैंने बताया आपको कि किस वर्ड यूज नहीं हुआ, तो सीधे सीधे समझ जाना है कि वहां पे किम शब्द रूप नहीं चलेगा, वहां प्रश्नवाचक अव्यय आएगा। और प्रश्नवाचक अव्यय कौन सा आएगा वो आप जब हिंदी में प्रश्न करोगे तो आपको समझ में आएगा। हमने पूछा पिता सारा दिन कहाँ होते हैं, स्थान का बोध हो रहा है, मैंने बोला कुत्र वहां यूज होता है जहां स्थान का बोध होता है, जगह का, कार्यालय जगह है। पिता सारा दिन कहाँ होते हैं? एकदम करेक्ट आंसर, पिता सारा दिन कार्यालय में होते हैं। किस में करेंगे? कस्मिन करेंगे। व्याकरण की दृष्टि से आपका जो है ये प्रश्न निर्माण गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें अव्यय यूज करना है। जिनको भी कंफ्यूजन होती है, पूछते थे यहाँ पुत्र क्यों आया, कस्मिन क्यों नहीं आया, तो इसीलिए आया। आपको जब भी प्रश्न निर्माण करना है, हिंदी में प्रश्न करना है, किस वर्ड यूज हुआ, आपको किम शब्द यूज कर देना है लिंग विभक्ति वचन देख के। नहीं हुआ तो फिर आपको सोचना है कि वो कौन सा अव्यय आएगा जिससे ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। प्रतीकाय क्रीड़ा रोचते। प्रतीक को खेलना पसंद है। ठीक है, क्रीड़ा खेलना, क्रीड़ा भी बोल सकते हैं, खेलना भी बोल सकते हैं। अब प्रतीकाय है चतुर्थी विभक्ति। अब हम चाहेंगे यहाँ पे हम ये वाला ट्रिक यूज करें, तो ये वाला ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, क्योंकि प्रतीकाय होती है चतुर्थी विभक्ति। अगर हम इसका मूल शब्द प्रतीक निकाल देते हैं, प्रतीक निकाल देते हैं तो आय बच जाता है। ठीक है, और अगर हम प्रतीक है पुल्लिंग, अगर किम शब्द को क यहां यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? काय, जबकि काय कोई शब्द नहीं है। ये आपका यहाँ पे ट्रिक गलत हो गया। ठीक है, यहां पे आपको विभक्ति ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको पता होगा कि प्रतीकाय जो है वो चतुर्थी विभक्ति है, प्रतीक पुल्लिंग है, एक वचन है, तो आप किम शब्द रूप जो है वो उसी विभक्ति और उसी वचन का यूज करेंगे। ठीक है, प्रतीक को किस में रुचि है? ठीक है, तो प्रतीक को क्रीड़ा में रुचि है। किस में रुचि है? कसमें सीधा आ गया कि सॉरी किसको, ठीक है, किसको क्रीड़ा पसंद है, किस आ गया आपका शब्द, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे अव्यय नहीं यूज करना है, हमें किम शब्द यूज करना है। किसको क्रीड़ा पसंद है, तो प्रतीक को क्रीड़ा पसंद है। कसमें ही आ गया आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। यहाँ आपका ये फेल हो गया और हमने ये विभक्ति के अनुसार कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। स्यूते द्वादश फलानी संति। स्यूते होता है थैला, बैग, द्वादश 12, फलानी फल हैं। ठीक है, बैग में 12 फल हैं। अब
हम हिंदी में ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना कि पहले आपको हिंदी में अनुवाद कर लेना, हिंदी में ही क्वेश्चन करना है आपको, फिर पता चलेगा कि आपको कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करना है। तो हम क्या पूछेंगे हिंदी में कि बैग में कितने फल हैं। देखिए कितने आ रहा है, किसने नहीं आ रहा। मैंने कहा था किस आना चाहिए, तब जाके आपको किम शब्द रूप यूज करना है। किस नहीं आया, किस शब्द नहीं आया मतलब आपको अव्यय यूज करना है। तो बैग में 12 फल हैं, तो हम हिंदी में पूछेंगे कि बैग में कितने फल हैं। और कितने की संस्कृत मैंने बोला संख्यावाची, जहां और संख्या है ना ये द्वादश, वहां कति शब्द यूज करना। कति का मतलब ही कितने होता है। तो बैग में कितने फल हैं, क्वेश्चन मार्क। स्यूते कति फलानी संति, ये ज्यादातर मैंने क्या अब जो प्रश्नवाचक अव्यय हैं उनके उदाहरण लिए हैं, क्योंकि विभक्ति के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको समझा ही दिया कि विभक्ति के अकॉर्डिंग कैसे करना है। तो सारी विभक्तियों का वैसे ही होगा, आपको विभक्ति देख लेनी है और यूज कर देना है। प्रॉब्लम आएगी जब आपको अव्यय यूज करने हैं, तो वो कैसे देख के यूज करने हैं, इसलिए मैंने ऐसे वाले उदाहरण लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब। सीता खेलनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, सीता जो है वो खेलने के लिए खेल के मैदान में या क्रीड़ा क्षेत्र को जाती है। हिंदी कर ली हमने, अब हिंदी में ही क्वेश्चन करेंगे कि अगर हमें आंसर ये मिल रहा है कि सीता खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र जाती है, तो हम क्या करेंगे। वैसे क्रीड़ा क्षेत्रम कौन सी है विभक्ति, प्रथमा, यस। तो हम कह नहीं करेंगे, किम नहीं करेंगे, क्योंकि क्रीड़ा क्षेत्र तो नपुंसकलिंग है तो किम आएगा, ठीक है। प्रथम और द्वितीय दोनों में ही क्रीड़ा क्षेत्र होगा। बट हम हिंदी में क्वेश्चन करेंगे, फिर से क्रीड़ा क्षेत्र क्या है, हमें स्थान का बोध हो रहा है, तो हम हिंदी में जब क्वेश्चन करेंगे तो हम ये करेंगे कि सीता खेलने के लिए कहाँ जाती है, तभी तो सामने वाला आंसर देगा कि सीता खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र जाती है। तो सीता खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र जाती है, सीता खेलने के लिए कहाँ जाती है। कहाँ जब पूछेंगे, किस शब्द नहीं आया, कहाँ आया, तो कहाँ की संस्कृत मैंने आपको बताई, कुत्र, तो यहाँ पे कुत्र कर देंगे और आपका ये यहाँ प्रथमा द्वितीय व्यक्ति यूज नहीं होगी, क्योंकि किम यूज कर देंगे आपका कुछ और ही मीनिंग निकल जाएगा, किसने मीन निकल जाएगा, किसको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेम सेंटेंस मैंने नेक्स्ट लिया है जिसमें मैंने अंडरलाइन वर्ड चेंज कर दिया है। पहले आपको क्रीड़ा क्षेत्र के ऊपर प्रश्न बनाना था, अब आपको खेलनाय के ऊपर प्रश्न बनाना है। चलिए देखते हैं। सीता खेलनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, ये तो हमने कर लिया। अब मैंने अंडरलाइन किया कि आपको इस वर्ड को देख के आप जो है वो प्रश्न निर्माण करिए। तो ये तो हमने वैसे ही लिख देने हैं, इनके साथों में छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ छेड़ना उसी के साथ है जो अंडरलाइन वर्ड है। तो सीता खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र जाती है। अब पूछिए, क्वेश्चन हिंदी में पूछिए कि सीता क्यों क्रीड़ा क्षेत्र जाती है, ठीक है। क्यों क्रीड़ा क्षेत्र जाती है, तो वो खेलने के लिए जाती है। जब वो क्रीड़ा क्षेत्र जाती है तो उसके पास उद्देश्य है खेलने के लिए। मैंने कहा उद्देश्य के लिए आप क्या यूज करेंगे, किमर्थम। किमर्थम का मतलब किस लिए भी होता है, क्यों भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब उद्देश्य हो तब आपको किमर्थम प्रश्नवाचक अव्यय यूज करना है। सीता किमर्थम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, वो सीता किस लिए क्रीड़ा क्षेत्र जाती है, तो सीता खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र जाती है। एकदम सही क्वेश्चन, एकदम सही आंसर, फिट बैठ रहे हैं दोनों एक साथ आपस में, तो आपका क्या हुआ, ये प्रश्न निर्माण सही हो गया। आइए अब कुछ और उदाहरण हम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मैंने उदाहरण लिया है वो है अमनः शक्तिमान अस्ति, अमन ताकतवर है। अनुवाद कर लिया। अब हम हिंदी में ही इसका प्रश्न करेंगे कि अमन कैसा है। तो कैसा की संस्कृत किम शब्द रूप में नहीं आएगी, किस शब्द नहीं आया। मैंने आपको कहा था किस शब्द आना चाहिए, तभी हम किम शब्द रूप पढ़ेंगे, अदरवाइज हम अव्यय का यूज करेंगे। तो अब जब हिंदी में हमने कहा कि अमन कैसा है, हमें उत्तर मिला अमन ताकतवर है। तो कैसा की संस्कृत मैंने आपको बताई कि कीदृशः होता है, अमनः कीदृशः अस्ति, क्योंकि अमन पुल्लिंग है इसलिए कीदृशः हमने यूज किया। स्त्रीलिंग होता तो कीदृशी होता और नपुंसकलिंग होता तो कीदृशम आता। तो अमनः कीदृशः अस्ति, अमनः शक्तिमान अस्ति, एकदम करेक्ट हमारा प्रश्न निर्माण हो गया। अगला उदाहरण है मृगः तीव्रम धावति, मृग तेजी से दौड़ता है। तो जब हम हिंदी में इसका प्रश्न करेंगे तो हम क्या करेंगे, मृग कैसे दौड़ता है,
कैसे, किससे नहीं, कैसे दौड़ता है। तो कैसे जब आया हमारा तो हमें अव्यय यूज करना है, और कैसे की संस्कृत हम मैंने बताई कथम होती है, तो तीव्रम की जगह हम कथम यूज करेंगे, ना कि किम यूज करेंगे। किम यूज करेंगे तो मृगः किम धावति मीन्स क्या मतलब हो जाएगा कि मृग कैसे दौड़ता है, होगा नहीं होगा। मृग क्या दौड़ता है, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हम कथम यहाँ पे जो अव्यय है वो यूज करेंगे। मृगः कथम धावति, मृग कैसे दौड़ता है, तो मृग जो है वो तेज दौड़ता है। लास्ट हमारा उदाहरण है रामः विद्यालयात् आगच्छति। राम विद्यालय से आता है, मतलब किसी जगह से आ रहा है, वो विद्यालय से आ रहा है या आता है। अब हम जब इसका हिंदी में प्रश्न करेंगे तो क्या करेंगे कि राम कहाँ से आ रहा है, और कहाँ से किस शब्द नहीं है, कहाँ से कोई भी चिन्ह नहीं आ रहा है। कहाँ से किम शब्द का मैंने आपको मतलब बताया, किम या तो क्या होगा, और जब हम उसको विभक्ति में यूज करेंगे तो कहाँ ने कहाँ को नहीं होगा, क्या होगा, किसने, किसको, किसके द्वारा, किसके लिए। तो किस शब्द अगर आया तभी हमें किम शब्द रूप पढ़ना है, लेकिन ये जगह के लिए पूछ रहे हैं क्योंकि राम विद्यालय से आ रहा है, किसी स्थान से आ रहा है। तो हम हिंदी में ये प्रश्न करेंगे कि राम कहाँ से आ रहा है, ना कि ये करेंगे कि किस से आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे विद्यालयात है हमारी पंचमी विभक्ति, और उसका चिन्ह होता है से। ठीक है, से चिन्ह होता है, कहाँ से चिन्ह नहीं होता है। कहाँ से चिन्ह होता अगर, तो हम यहाँ पे कस्मात यूज कर सकते थे, विभक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न निर्माण कर सकते थे। लेकिन ये जगह है और चिन्ह सिर्फ जो पंचमी विभक्ति का होता है वो सिर्फ से के द्वारा, से चिन्ह होता है। ठीक है, से अलग होने के अर्थ में। तो रामः कस्मात अगच्छति नहीं होगा, ये जो कस्मात आएगा इसका मतलब फिर कहाँ से नहीं निकलेगा, तो हमारा जो प्रश्न निर्माण है वो व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं होगा। और कहाँ से की संस्कृत कुतः होती है। जब भी हमें स्थान के लिए कहाँ से यूज करना है तो कुतः, रामः कुतः आगच्छति जब हम पूछेंगे तो हमें रिप्लाई मिलेगा कि रामः विद्यालयात् आगच्छति। अगर हम किस से पूछेंगे कि राम किस से आता है, फिर तो हम जगह बता ही नहीं पाएंगे। किस से आता है कि तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं कि किस से आता है मतलब किस वाहन से आ रहा है, किस चीज में वो बैठ के आ रहा है। ठीक है, साधन की बात अब शायद हम तब करेंगे, लेकिन किससे हमने पूछना ही नहीं है। हमने क्या पूछना है, जब हमें आंसर ये मिल रहा है कि रामः विद्यालयात् आगच्छति, कि राम विद्यालय से आ रहा है, ये हमें उत्तर दिया हुआ है। तो हमें जब ये उत्तर मिल रहा है तो हमें प्रश्न भी इसके अकॉर्डिंग ही करना है। मतलब राम कहाँ से आ रहा है, तो कहाँ से की संस्कृत होती है कुतः। तो हम कस्मात नहीं यूज करेंगे, हम कुतः यूज करेंगे। कस्मात मतलब होता है किस से, और कुतः का मतलब होता है कहाँ से। तो रामः कुतः आगच्छति, इसका मतलब ये हो गया कि राम कहाँ से आ रहा है। हमें एकदम करेक्ट जवाब मिला कि राम विद्यालय से आ रहा है। तो ये जो थे, जो प्रश्नवाचक अव्यय थे, ज़्यादातर मैंने इसके उदाहरण आपको समझा दिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ पे किम शब्द रूप यूज़ करना है और कहाँ पे हमें अव्यय यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।